बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो हम कर रहे थे, और आज जो हमने करना है वो सेडिमेंटेशन एंड फ्लोटेशन प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन एंड फ्लोटेशन जो है इसमें जैसा कि इसके नाम से ही जो है वो ज़ाहिर होता है कि इसमें दो जो है प्रोसेस होते हैं। नंबर वन जो है वो सेडिमेंटेशन होती है, सेकंड इसमें जो है वो फ्लोटेशन होती है। यानी आप सिंपली ये कह लें कि जो हमारे पास पार्टिकल जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे थ्रू सेडिमेंटेशन, सेपरेट हम कर लेंगे, और बाकी जो है वो कुछ जो फ्लोट करेंगे उनको हम जो है वो एज ए स्कम वजह वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो द सेडिमेंटेशन इज अ treatment process in which the velocity of the water is lowered below the suspension velocity, and the suspended particles settle out of the water due to gravity. The process is also known as settling or clarification. हमारे पास जो सेडिमेंटेशन है इसमें हम जो करते हैं, मसलन हमारे पास जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअली उनको हम इसमें जो है वो रिमूव करते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन आप कह लें कि हमारे पास वाटर होता है। अब ये सस्पेंडेड पार्टिकल जो है ये कंटिन्यूसली जो है वो मूव करते हैं, और अगर हम वाटर जो है उसका जो फ्लो है, उसकी जो फ्लोइंग आप कह लें कि स्पीड है, उसको अगर हम कम कर दें तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली जो वाटर हमारे पास फ्लो कर होता है किसी वाटर बॉडी में, या जैसे आप नहर में देख लें, उसमें जो है वो उसकी जो है वो आप कह लें कि जो सस्पेंशन होती है उसमें सॉइल पार्टिकल्स की, वो उसमें सस्पेंडेड होते हैं। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेटल डाउन भी होते हैं जैसे जैसे ये फ्लो करते रहते हैं। जैसे जितना आप कह लें कि उसकी स्पीड वाटर की जो है वो ज़्यादा होती है, उतने ज़्यादा लार्ज पार्टिकल जो है वाटर के साथ फ्लो करते हैं। और जितनी जो वेलोसिटी है ये कम होती जाए उतने लार्ज पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन होते जाते हैं, और स्मॉलर पार्टिकल जो है वो फर्दर जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं उसमें। अब अगर हम जो है किसी तरह उन जो सस्पेंशन है उसमें जो वाटर की जो वेलोसिटी है उसको अगर डेड मतलब और स्लो कर दें तो इसमें से और जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप देखें तो सिंपली जैसे पहले भी जो है वो हमने बात की थी कि जो हमारे पास इसका कैनाल वाटर है, यानी जो नहरी पानी है, अगर आप उसको बीकर में डाल कर रख देते हैं तो उसकी आप देखें तो वो अब उसका जो फ्लो है बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही वो आप कह लें कि आपने उसको रोक दिया है वाटर को ना बीकर में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है सस्पेंशन में उसमें सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, हम जो वाटर है उसकी वेलोसिटी को जो है वो स्लो करते हैं, यानी कम करते हैं, और ये लोअर बिलो द सस्पेंशन वेलोसिटी जो है उससे भी जो है हम इसको कम कर देते हैं। जब ये सस्पेंशन वेलोसिटी से कम होगा तो डेफिनेटली जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनकी मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगी, और वो अंडर ग्रेविटी जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। और इसलिए हम इसी सेटल डाउन होते हैं इसमें, इसलिए हम इसको सेटलिंग प्रोसेस जो है वो भी कहते हैं, या क्लैरिफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। सेटल सॉलिड जो होते हैं ये बाद में हम इनको रिमूव कर लेते हैं एज ए स्लज, और जो फ्लोटिंग सॉलिड्स होते हैं उनको हम रिमूव कर लेते हैं एज ए स्कम इन क्लैरिफायर, यानी जो नीचे बैठ जाएंगे उनको एज ए स्लज, और जो फ्लोट कर जाते हैं पार्टिकल्स उनको हम एज ए स्कम जो है वो वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। वेस्ट वाटर लीव्स द सेडिमेंटेशन टैंक और एन effluent wire to the next step of treatment. वेस्ट वाटर जो सेडिमेंटेशन टैंक से निकलता है और एन एफ्लुएंट वेयर जो है उसमें हम इसको भेज देते हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। यानी आप कह लें कि सेडिमेंटेशन टैंक जो है उससे जो वाटर निकलता है वो आगे हमारे पास फिर जो है वाटर स्टोरेज टैंक्स जो है वो बनाए होते हैं हमने, उसमें जो है वो ये चला जाता है, और वहाँ पे फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो उसके लिए इसको हम वहाँ पे जो है वो करते हैं, क्योंकि ये सेडिमेंटेशन फ्लोटेशन से हम कंप्लीट जो है वो
नहीं कह सकते कि हम इसको जो है वो बिल्कुल यूजेबल जो है वो कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस. The efficiency or performance of the process is controlled by detention time, temperature, tank design, and the condition of the equipment. ओके जो परफॉर्मेंस हमारी होती है इसमें सेडिमेंटेशन और फ्लोटेशन प्रोसेस में, वो बेसिकली हमारे पास इसमें जो अफेक्ट करती हैं चीज़ें, वो नंबर वन जो है ये इसका डिटेंशन टाइम होता है. डिटेंशन टाइम मींस कि वो टाइम जो हम उसको फ्लो करने के लिए देते हैं फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक, कि आपने कितनी स्पीड से उसको जो है वो वहाँ से ये फ्लो करके आया, उसकी इनलेट स्पीड या आउटलेट स्पीड जो है क्या है, इस तरह जो भी आप उसको अलाउ करेंगे ये उसका टेंशन टाइम है. और ये डिफरेंट हमारे पास इसके डिज़ाइंस हैं. हम जो है यहाँ पे टैंक डिज़ाइन जो है उनकी हम डिस्कशन जो है वो इतनी डिटेल में नहीं करेंगे कि कौन कौन से डिज़ाइन होते हैं. तो वो डिज़ाइन के हिसाब से फिर जो है वो इसका रिटेंशन टाइम जो है वो भी हम सेलेक्ट करते हैं. और सेकेंडली जो टेम्परेचर है वो, उसके बाद जो टैंक डिज़ाइन है इसका भी रोल होता है कि आपका जो डिज़ाइन है वो उसकी हर डिज़ाइन की परफॉर्मेंस, और ये आपकी जो कह लें कि जो पार्टिकल्स हैं उनके हिसाब से भी जो है वो हम इन चीज़ों को एडजस्ट करते हैं. और कंडीशंस ऑफ द इक्विपमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उसकी जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं. Okay, most water treatment plants include sedimentation in their treatment process. जैसे हमारे पास ये वाटर ट्रीटमेंट, अगर हम एक कंप्लीट प्लांट की बात करें कि जो हमें ऑटोमेटिकली जो वाटर जो है उसकी ट्रीटमेंट करे, तो उसमें जो है वो एज ए प्री ट्रीटमेंट, जैसे हमने पहले जो है वो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन प्रोसेस में भी कहा था कि जी ये प्री ट्रीटमेंट भी हो सकती है कि आप पहले जो है वो इसके थ्रू जो है वो चीज़ों को सेपरेट कर लें. तो इसी तरह ये भी जो है ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है इनमें आप कह लें सेडिमेंटेशन जो है ट्रीटमेंट प्रोसेस उनका एक हिस्सा होता है, और उसके में से पास होने के बाद जो है वाटर आगे फर्दर जो है सेडिमेंटेशन जो है may not be necessary in low turbidity water of less than 10 NTU. NTU जो है ये नेफ्लियोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट है, ये यूनिट है टर्बिडिटी का. तो अगर हमारे पास टर्बिडिटी जो है वो लो है, टर्बिडिटी लो है, यानी वाटर जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से जो टर्बिडिटी है अगर वो बहुत कम है, तो फिर सेडिमेंटेशन जो है उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती. जब अगर टर्बिडिटी बहुत कम है, पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें लाइटर पार्टिकल्स हैं जो अंडर ग्रेविटी भी जो है वो सेटलिंग उनकी इतनी आसानी से नहीं हो सकती, तो उस केस में हम जो है वो, जैसे हमने पहले प्रोसेस डिस्कस किया था कि कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन जो है उसको यूज़ किया जाता है, जो कि स्मॉल फ्लॉक्स बनते हैं, उसके बाद जो है वो फिर लार्जर फ्लॉक्स में कन्वर्ट होने के बाद हम थ्रू फिल्टर्स जो है वो उनको रिमूव करते हैं. तो सेडिमेंटेशन जो है ये क्योंकि अंडर ग्रेविटी हम कर रहे हैं, तो इसमें वो ही पार्टिकल सेपरेट होंगे जो अंडर ग्रेविटी सेटल डाउन होंगे. अगर वो अंडर ग्रेविटी सेटल डाउन नहीं होते, वो लाइटर पार्टिकल्स हैं, तो फिर हम जो है वो उसको जो है वो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. ये हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम है जिसमें ये इनलेट है, यहाँ से वाटर जो है वो इन होगा और ये इस टैंक में से पास होके यहाँ से जो है वो आउट हो जाएगा. तो इस टैंक में जो हमारे पास सेटलेबल होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्लज, और ये जो है ये एज ए जो फ्लोट करेंगे वो एज ए स्कम जो है वो यहाँ से रिमूव हो सकते हैं. अगर आप टाइम देखें तो ये 0 to 3 आवर्स यानी ये डिफरेंट टाइम्स हैं, यानी इसमें जो हम करेंगे. अब देखें कि जैसे ही वाटर एंटर होगा तो इनिशियल टाइम में स्लज जो है वो यहाँ पे जो ज़्यादा आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसे जैसे ये सेटल डाउन होते जाएंगे स्लज की अमाउंट जो है वो कम होगी. और ये हम टाइम जो है वहाँ तक रखेंगे जहाँ तक ये स्लज आप कह लें कि कम्प्लीटली आप कह लें पार्टिकल्स जो है वो जो सेटल डाउन हो सकते हैं वो हो जाएंगे, उसके बाद जो है वाटर यहाँ से निकले. तो ये स्पीड हमने इस हिसाब से जो फ्लो कर रहा है वाटर उसकी सेटिंग करनी होती है.
ओके, हमारे पास जो टैंक होता है जो यूज़ किया जाता है सेडिमेंटेशन के लिए, हम उसके डिज़ाइन तो नहीं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो है वो 4 जो है वो जोन्स कह लें कि जो है वो बने होते हैं। नंबर 1 जो है इसमें इनलेट जोन होता है, उसके बाद जो है ये सेटलिंग जोन होता है, फिर ये आउटलेट और ये स्लज जोन होता है। फर्स्ट जो हमारे पास इनलेट जोन है, इसके दो पर्पसेस होते हैं। नंबर 1, इसने जो है वो पीछे से तो हमारे पास सप्लाई आ रही है, यहाँ से हम वाटर की वेलोसिटी जो है उसको कंट्रोल करते हैं इस इनलेट जोन में। और सेकेंडली जो है वो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की, जैसे अगर हमने सेक्शन बनाए हुए हैं, जैसे मैंने पहले हमने कहा कि इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस भी होते हैं। जैसे ये जो है ये सिंपलेस्ट जो है वो टैंक डिज़ाइन है। हमारे पास डबल बेड भी होते हैं, जैसे ये है, इसके ऊपर एक और जो है वो लेयर होगी टैंक की, और इसकी जो है वो सरफेस होगी, तो फिर वो सेटलिंग यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। डिफरेंट इसके जो है वो डिज़ाइंस हैं। ये हमारे पास सिंपलेस्ट जो डिज़ाइन है। तो सबसे पहले इसमें जो इनलेट जोन है, इसने स्पीड को कंट्रोल करना होता है, और जो डिवीजन है वो उसकी करनी होती है वाटर की। और आगे फिर जो वाटर जो है ये सेटलिंग जोन में जाता है। सेटलिंग जोन जो है इसका साइज सबसे बड़ा होता है, और यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी हम जो है वो कह लें कि रिड्यूस्ड वेलोसिटी के साथ जो है वो वाटर जो है इसमें लेके आते हैं सेटलिंग जोन में। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास सेटलिंग है उनकी सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, अ, वो जो है वो होगी। और इसको हमने बड़ा रखा, इसलिए इसका साइज बड़ा बनाया होता है कि क्योंकि ज़्यादा जो सारा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे ही होना है सेटलिंग का, तो फिर ये साइज होगा, फ्लोट करेगा, और यहाँ पे इसकी सेटलिंग जो है वो होगी। थर्ड जो हमारे पास आउटलेट जोन है, ये कंट्रोल करता है जो वाटर यहाँ से फ्लो आउट कर रहा है उसको, फ्लोइंग आउट ऑफ द सेडिमेंटेशन बेसन, यानी ये इसको हम सेडिमेंटेशन बेसन भी कहते हैं सारे इस टैंक को। इसमें से जो वाटर फ्लो है वो आउट जो कर रहा है वो इसको कंट्रोल करता है। और फोर्थ हमारे पास जो है ये स्लज जोन है, ये बॉटम में होगा। यहाँ पे जो स्लज है ये टेम्परेरी जो है वो कलेक्ट होती है। So velocity in this zone should be very slow to prevent resuspension of the sludge। कि हमारे पास ये देखें, यहाँ पे जो सेटलिंग जोन है, यानी ये जो सेटलिंग जोन, सॉरी, ये जो स्लज जोन है, यानी इस एरिया में जो नियर द स्लज जोन है, या जो आप ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास स्लज जोन के साथ कांटेक्ट में है, इस एरिया में जो वेलोसिटी है वो बहुत स्लो होनी चाहिए। बहुत स्लो इसलिए होनी चाहिए कि जो सेटल डाउन हुए, अगर आप यहाँ से वाटर की वेलोसिटी को तेज़ कर देंगे आउट होने से पहले या ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो यहाँ जो पार्टिकल सेटल डाउन हुए हैं वो दोबारा जो है वो वाटर में सस्पेंड होना शुरू हो जाते हैं। ये था जी हमारे पास जो इसका है मेजर सा हमारे पास जो सेडिमेंटेशन और फ्लोटेशन टैंक और उसका जो आप कह लें कि उसके जो डिफरेंट जोन्स होते हैं। ओके, सेडिमेंटेशन और फ्लोटेशन जो है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जैसे हमने पहले कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन किया, या ये सेडिमेंटेशन और फ्लोटेशन है, इसके बाद जो है हमने फिल्ट्रेशन करनी होती है वाटर की। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आप कह लें कि वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो फिल्ट्रेशन होता है। उसमें हमारे पास नंबर 1 जो आप कह लें या सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो ग्रेनुलर मीडिया फिल्ट्रेशन होती है। ग्रेनुलर मीडिया फिल्ट्रेशन जो है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स बाय पैसेज ऑफ वाटर थ्रू अ पोरस मीडियम। अब जो कह लें कि सेटल डाउन नहीं होते खुद ब खुद, जिनको हम फिल्टर करना पड़ता है उन पार्टिकल्स को, या ऐसे पार्टिकल्स जो हमारे पिछले प्रोसेस में नहीं होते, या हम फिल्ट्रेशन जो है वो जस्ट थ्रू फिल्ट्रेशन भी जो है वो कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इतनी ज़्यादा ट्यूबिलिटी नहीं है तो हम जस्ट फिल्ट्रेशन जो है वो कर लें। तो ग्रैनुलर मीडिया फिल्ट्रेशन जो है, इसमें हमने जो वो ग्रैनुलर्स
जो है वो कॉलम बनाए होते हैं, उसके थ्रू जो है वाटर को हम पास आउट करते हैं। और ये पोरस मीडियम होता है, जो ग्रेनुलर मीडिया होता है ये पोरस होता है। इसमें पोरस होने की वजह से ही जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो वहाँ से फिल्टर आउट जो है वो हो जाते हैं। ओके जी, पोरस मीडियम आप यूँ समझ लें जैसे सीव होती है, जाली होती है, जिसमें से हम जो है वो वाटर को अगर निकाल दें तो उसमें सॉलिड लार्ज पार्टिकल जो निकले। इसी तरह ये पोरस मीडियम हमने उसको जो है वो दिया होता है, और वो मीडियम जो है इसमें से जब वाटर पास करता है तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो वहाँ पे फिल्टर आउट हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन इज़ कॉमनली द फाइनल पॉलिशिंग स्टेप इन द कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस डिज़ाइन टू मीट फाइनल ट्रीटेड वाटर टर्बिडिटी लिमिट्स। यानी हमने इसको हम एक फाइनल पॉलिशिंग स्टेप भी कह सकते हैं। वो इसलिए कि जो हमारे पास जैसे रिसेंट अभी हमने सेडिमेंटेशन की बात की, उसमें भी जो है वो कुछ पार्टिकल्स जो है वो नहीं होंगे। और इसी तरह अगर जो भी हमने प्रोसेस पहले प्री ट्रीटमेंट जो हमने की है उसमें से अगर कोई आगे हैं पार्टिकल्स, तो ये हमारे पास एक फ़ाइनल होगा जिसमें हम अपनी रिक्वायर्ड टर्बिडिटी लिमिट्स जो हैं वो उनको कंट्रोल करेंगे, और चीज़ों को जो है वो यहाँ पे कंटेमिनेशंस को या पार्टिकल्स को यहाँ पे रिमूव करेंगे। The filtration process results in a gradual accumulation of entrapped solid within the granular media with the required um intermittent removal by means of filter backwash cycle। अब इसमें ये होता है कि जो हमारे पास ट्रैप होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, वो फिल्टर में ही ट्रैप होते हैं। मिसल वाटर जो है वो आ रहा है, फिल्टर में से पास हो रहा है, यानी उन जो हमारे पास मीडिया है उसमें से पास होगा और आगे जो है वो आउट हो जाएगा। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये उसी में जो है वो ट्रैप होते रहते हैं। अब जब ये ज़्यादा कह लें कि ट्रैप होते रहेंगे, ऐसा ऐसा क्या होगा कि वो पोर्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं और आपका फिल्टर जो है वो चोक कर जाता है, यानी वो वाटर पास करना ही जो है वो बंद कर देता है। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम फिल्टर बैक वॉश कहते हैं, या फ्लैश बैक साइकिल जो है वो बैक वॉश साइकिल कहते हैं। ये बैक वॉश जो होता है इसमें हम फिर वाटर जो है उसको रिवर्स जो डायरेक्शन है उसमें फ्लो करवाते हैं। उससे क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स फिल्टर में ट्रैप्ड होते हैं वो वहाँ से रिमूव होके दोबारा पीछे जो है वो दोबारा वापस जो हमारे पास आप कह लें कि जो हमने वेस्ट इसकी जो है वो उसमें इसको हम निकाल देते हैं। हमारे पास जो बैक वॉश साइकिल है ये टिपिकली इट comprises both air and water wash phases to effectively loosen and flush out the retained solid to waste। ये हमारे पास एक सिंपल सा जो है वो स्केच बना हुआ है फिल्टर का। ये ग्रेनुलर पार्टिकल साइज है, ये स्मॉलर है, उसके बिगर है, उससे बिगर है, उससे बिगर है। तो ये हमारे पास जो है वो हमने इसमें अब देखें ये जो है इस यहाँ से इस डायरेक्शन में वाटर जो है वो फ्लो करेगा और नीचे जो है ये फिल्टर वाटर निकल आएगा, और होगा क्या कि पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल यानी आप ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये इनफ ट्रैप हो जाएंगे यानी फिल्टर जो है वो कह लें कि अब फिल्ट्रेशन उसका एफिशिएंसी कम होगी, तो ये बैक वॉश यहाँ से पानी जो है वो ऊपर को जाएगा और ये जो रॉ वाटर है उसकी तरफ ये जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये जो पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ से निकाल के इस जगह पे लेके आएगा और यहाँ से वाटर जो है वो बैक निकल जाएगा। तो हमारा फिल्टर जो है दोबारा क्लीन हो जाएगा और रीयूजेबल हो जाएगा। हमारे पास जो फिल्टर है इसमें दो तरह की हमारे पास होते हैं, एक ग्रेविटी होता है और अंडर प्रेशर भी होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो फिल्टर मटेरियल है वो कौन सा है। अंडर ग्रेविटी मींस कि आप उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, वो खुद ही जो है वो अंडर ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाटर जो है वो फिल्टर में से पास हो कर जाता है।
अगर हमारे पास पोर साइज बहुत छोटा हो, जैसे आगे हम देखेंगे उसमें जाके मेम्ब्रेन में, तो वहाँ हमें प्रेशर से भी जो है वो पास आउट करना पड़ता है। जो हमारे पास फिल्टर मीडिया है, जो ग्रेनुलर बेड, जो जैसे ये बेड्स बने हुए हैं, ये हमारे पास जो है वो इसमें सैंड भी हो सकती है, और सैंड विद एंथ्रासाइट और कोल जो है, या इसमें हम चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो डिफरेंट हमारे पास, जैसे सैंड है, एंथ्रासाइट है, कोल है, ये एक्टिवेटेड का चारकोल हम यूज़ करते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को रिमूव करेगा। ठीक है, जैसे सैंड है वो जस्ट आप कह लें कि कुछ पार्टिकल्स को अगर मूव करती है, तो कुछ ऐसे होंगे जो चारकोल जो है उन पार्टिकल्स को एड्जॉर्ब कर लेगा अपनी सरफेस के ऊपर। तो ये उसके हमने डिफरेंट बेड्स जो हैं वो बनाए होते हैं, और उसमें ये डिफरेंट मटेरियल्स ऐड किए होते हैं। जो एंथ्रासाइट है, ये हमारे पास एड्जॉर्बेटिव है, यानी ये एड्जॉर्ब करता है जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, और इस अगर ये एब्जॉर्ब करता है, तो इट कैन बी बेनिफिशियल इन रिमूविंग सम बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंटामिनेंट्स इन वाटर। ठीक है, और इसको जो है वो हम एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर एक्टिवेटेड चारकोल भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल, हम कहते हैं कि ये कॉमन एड्जॉर्बेंट है, तो उसकी जगह पे हम जो है वो एंथ्रासाइड जो है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एड्जॉर्बेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, या वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इसको कह लें, ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जो है, ये जस्ट आप कह लें कि एक जैसे कॉमन फिल्टर्स की हमने बात की, वो फिल्टर ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो मटेरियल होता है, जो पोरस मटेरियल जिसकी हमने बात की थी, वो एक्चुअली मेम्ब्रेन्स होती हैं। मेम्ब्रेन्स जो हैं, ये इट इज़ अ फिजिकल barrier that either completely rejects or reduce the flux of given compound so that it may be separated from the rest of the stream। यानी मेम्ब्रेन जो है, ये इसके डिपेंड्स ऑन द मेम्ब्रेन साइज, कि या तो ये कम्प्लीटली जो है वो रिजेक्ट कर देता है, मींस कि वो पास आउट नहीं करने देगा पार्टिकल्स को, कंटेमिनेंट्स को, या फिर जो है वो आप कह लें कि एक हमारे पास लिमिटेड पैसेज होता है कि हमने कि कुछ जो है वो जो कह लें कि उसकी मेम्ब्रेन या पोर साइज से स्मॉल होंगे, वो पास कर जाएंगे, बाकी जो है वो रुक जाएंगे। Okay, a good conceptual model of for a membrane is porous media that will only allow for flow of compounds smaller than the pore diameter। ये हमारे पास जो पोरस मीडिया है, या पोरस मटेरियल्स होते हैं, वो हमारे पास बेस्ट मॉडल है मेम्ब्रेन के। और ये पोरस मीडिया जो है, ये उसका एक पोर साइज होगा। हर मटेरियल का जो पोरस मटेरियल है, उसके पोर साइज में जो है वो आपके डिफरेंट होते हैं। तो पोर साइज जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस पार्टिकल को पास करने दे। जो डायमीटर होगा पोर का, अगर वो पार्टिकल उससे बड़ा है, तो वो मेम्ब्रेन से पास नहीं करेगा। अगर वो उस डायमीटर का उससे कम साइज होगा, या उससे पास आउट कर सकेगा, तो फिर ये वहाँ से जो है वो उस पोरस मीडिया से या उस मेम्ब्रेन से पास आउट कर जाएगा। अब जो हमारे पास सेपरेशन होती है इन मेम्ब्रेन्स में, वो भी occurs because of existence of gradient across the membrane, and process may be divided into groups based on the specific type of gradient। gradient means जो फोर्स उसको जो है वो रन करती है, हमारे पास दो तरह की हैं। नंबर वन जो है, इसमें प्रेशर ड्रिवन है, कि मेम्ब्रेन्स में से जब हम पास आउट करेंगे वाटर को, तो वो हम थ्रू प्रेशर करेंगे। और सेकंड जो है, ये नॉन प्रेशर ड्रिवन मेम्ब्रेन्स होती हैं, जहाँ जिनके लिए हमें प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे पास एक कह लें कि सिंपल सा ये एक फिल्टर डिज़ाइन जो है वो बना हुआ है। यहाँ से ये रॉ वाटर जो है, ये एंटर हो रहा है। ये जो लेयर्स हमें नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली मेम्ब्रेन्स ही हैं।
और इनको हमने ऐसे ऐसे जो रोल किया होता है और इनके दरमियान जो है वो स्पेसर्स हमने रखे होते हैं। ये वाटर जो है यहाँ से जो इन होता है ये इन मेम्ब्रेन्स में से पास आउट होता होता है, ये जो सेंटर कोर है इसकी वहाँ पे जाके ये निकलता है और यहाँ से फिर ये फिल्ट्रेशन होने के बाद इस सेंटर कोर में से प्योरीफाइड वाटर जो है वो आउट हो जाता है। ये इस तरह ये इसको उसी को ये थोड़ा ओपन करके जो है वो हमारे पास ये सेंटर कोर है और ये जो प्योरीफाइड वाटर है ये देखें ये ऐसा ये हमारे पास जो लेयर्स हैं उनमें से फ्लो करता करता जो है वो ये सेंटर कोर में आएगा और सेंटर कोर से फिर जो है वो निकल जाएगा। ये एक मतलब फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो है 2 माइक्रोमीटर आरो मेम्ब्रेन पोर साइज जो होता है ये 0.0005 माइक्रोमीटर होता है। तो अगर ये पोर साइज इतना है और ये हमारा बैक्टीरिया है तो डेफिनेटली ये बैक्टीरिया जो है ये यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, ये इस पोर में से पास आउट नहीं करेगा। तो ये इसका इंटरनल बना हुआ है कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन है और जब हम प्रेशर से यहाँ से वाटर को जो वो करेंगे तो इसमें बैक्टीरिया और जो कह लें कि साल्ट्स वगैरह हैं जो वो इसमें ब्लॉक हो जाएंगे और वाटर जो है वो आगे पास आउट कर जाएगा। Okay, pressure driven membrane process जो है filtration occurs because a pressure gradient is created across the membrane। उसमें हम pressure जो है वो उसको create करते हैं वहाँ पे वाटर को पास आउट करने के लिए। और प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है उसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर भी कहते हैं, TMP, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर। जो नॉन प्रेशर ड्रिवन प्रोसेस होते हैं वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल ड्रिविंग फोर्स इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी जो नॉन प्रेशर है इसमें डिफरेंट हमारे पास ग्रेडियंट होते हैं लेकिन मोस्ट नोटिसेबल यानी मोस्ट कॉमन कह लें वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है कि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो किस तरफ कम है किस तरफ जो है वो ज़्यादा है। As seen, concentration gradients are the basis of process such as dialysis and osmosis, which are both in effect osmosis प्रोसेसेस। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास प्रेशर ड्रिवन है। इसमें देखें हमारे पास जो माइक्रो फिल्ट्रेशन है इसकी जो ड्रिविंग फोर्स है वो प्रेशर है। इस तरह अल्ट्रा, नैनो और रिवर्स ऑस्मोसिस ये सारी जो है ये थ्रू प्रेशर हम करेंगे। इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं जो ये माइक्रो फिल्ट्रेशन करेंगी। नैनो फिल्ट्रेशन है डेफिनेटली उसके जो पोर साइज है वो नैनो का होगा, इसी तरह अल्ट्रा। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस ये सारे जो हैं ये हम थ्रू प्रेशर जो है वो इनको ड्राइव करते हैं। नॉन प्रेशर है जैसे डायलिसिस है ये डिपेंड करता है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट्स। इस तरह इलेक्ट्रोडायलिसिस है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर इसने मूव करना है। इस तरह जो हमारे पास एवेपोरेशन है ये भी प्रेशर डिफरेंस जो है इस पे। और फॉरवर्ड ऑस्मोसिस या सिंपल जो ऑस्मोसिस है ये थ्रू ऑस्मोसिस ये करेगा। मेम्ब्रेन डिस्टिलेशन प्रोसेस है ये थ्रू वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो है वो सेपरेशन होगी। ऑस्मोसिस जो है इसमें आपको पता है कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन जो है हम कहते हैं कि ये प्रोसेस ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो सेमी मेम्ब्रेन परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें से जो हमारे पास सोल्यूशन होता है या कह लें कि जो सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो मूव करते हैं। लेकिन जो रिवर्स ऑस्मोसिस है उसमें हम जो है वो लोअर टू जो है वो हायर उसको लेके जाते हैं, रिवर्स करते हैं। इसलिए वहाँ पे जो है वो नेचुरली जो है वो नहीं होता। थ्रू ऑस्मोसिस तो ये सेपरेशन नहीं होती। अगर थ्रू ऑस्मोसिस हम देखें तो वो फॉरवर्ड ऑस्मोसिस ही होती है जिसमें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो मूवमेंट होती है। अगर हम रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे तो उसके लिए हमें पंपिंग की जो है वो ज़रूरत होगी, प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत होगी। Membranes are divided into 4 main groups depending on the size. Microfiltration membranes हैं, उसके बाद हमारे पास ultrafiltration, nanofiltration और reverse osmosis है। Micro जो filtration membranes हैं has the largest
pores and will retain bacteria, polymers and large जो colloidal particles हैं वो हमारे पास जो है वो सबसे बड़े जो है वो माइक्रो में आएंगे। उसके बाद जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स हैं remove the solid colloidal particle, viruses and macromolecules such as proteins and some humic acids. Because the solute that are separated are often in the form of undissolved particle, micro and ultra filtration is called particular filtration. अब हम जो माइक्रो और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो हम सेपरेशन कर रहे हैं ये एक्चुअली आप कह लें कि जो अनडिजॉल्व्ड थे यानी जो डिजॉल्व नहीं है। डिजॉल्व मीन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अगर आप कह लें कि हमने पहले भी बात की सोडियम क्लोराइड की या जो हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट्स जो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं वो थ्रू माइक्रो फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो रिमूव नहीं होते। तो ये अनडिजॉल्व्ड यानी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या जो बैक्टीरियाज वगैरह उसमें अनडिजॉल्व फॉर्म में है। जो आप माइक्रो जो है हम बैक्टीरिया वगैरह जो है वो हमें ये आंख से तो हम नहीं देख सकते इतने कड़ाई से, लेकिन वो भी इसमें जो है वो ये अनडिजॉल्व फॉर्म में होते हैं। तो अनडिजॉल्व फॉर्म में है तो इसलिए हम इसको जो है वो पार्टिकुलर जो है वो या पार्टिकल फिल्ट्रेशन जो है वो भी कह सकते हैं। In general, microfiltration, the ultrafiltration membranes and nano and RO membranes can be separated based on their operational pressure. यानी जो प्रेशर हमने पीछे हमने देखा था कि इन सब के लिए जो है वो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो इनमें जो डिफरेंस है प्रेशर का, जो हमारे पास माइक्रो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उनके लिए हमें जो है वो लो प्रेशर की ज़रूरत होती है। और जो हमारे पास नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस है दैट ऑपरेट एट हाई प्रेशर, यानी वो हाई प्रेशर उसके लिए प्रेशर जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों में एज इन द फॉर्म ऑफ जो हम फोर्स जो है वो उसको अप्लाई या कह लें कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडियंट। The higher operational pressure is because of the small pore size of these membranes, which results in higher resistance to flow. Because of the small pore size, nano and RO allow for separation of even smaller molecules as well as minerals. अब हमें जो है वो नैनो में और आरओ में जो है वो हाई प्रेशर क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जितना पोर साइज स्मॉल होगा उतना जो है वहाँ से फ्लो आउट करवाना, वाटर को पास करवाना जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। तो अब हमारे पास जो है वो नैनो है या आरओ जो है इनमें इतना स्मॉल साइज होता है कि ये जो है वो हमारे पास बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल एज वेल एज मिनरल्स जो आती हैं उसमें। मिनरल्स मींस कि हमारे पास जो डिजॉल्व्ड फॉर्म में आ जाएंगी, जैसे सोडियम आयंस या क्लोराइड आयंस हैं या सल्फेट आयंस हैं, इस तरह के जो आयनिक फॉर्म में जो है वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में आरओ में जो है वो भी हम रिमूव कर लेते हैं।